हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। मैं डब्ल्यू वर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस के चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग करेंगे, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स जो फसल होती है उसका किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। यानी कि जब वो फसल होती है उसको, तो जो फील्ड होता है उसको किस तरीके से उसकी जो मिट्टी होती है उसका क्या किया जाता है ताकि वो उपजाऊ बन सके, और उसमें किस तरीके से प्लो किया जाता है, सीडिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में हम चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। यानी कि पहेली और बूजो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर गए हैं। उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे जिसमें क्या था, खुरपी थी। खुरपी जो खोदने के काम आती है। सिकल मीन्स जो दराती होती है। शॉवेल होता है आपका जो बेलचा उठाने के लिए या खुरचने के लिए जो होता है। और प्लो यानी कि एक जोतने वाला जो हल होता है। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने क्या देखी, एटसेट्रा इन द फील्ड, यानी कि खेत में उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने अभी पढ़ा था, आप ये सब पढ़ चुके हो कि जितने भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम सब लोग जो हैं, जो जीव जंतु हैं, हम सभी को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्या आप ये चीज़ रिकॉल कर सकते हैं, हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, की ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे खुद बनाते हैं, जो सिंथेसिस करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और जो जानवर होते हैं यहाँ तक कि ह्यूमंस भी, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सभी खाना क्यों खाते हैं। Why you already know that energy from the food is utilized by organisms। आपने ये पढ़ चुके हैं कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें फूड से मिलती है, जो क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स को, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, जो उनके बॉडी फंक्शंस को काम करते हैं हम, जिससे किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है, जो हम फूड खाते हैं उससे मिलती है, जो कि क्या करते हैं, उसके हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो प्रोसेस होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमारा जो फूड होता है वो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, और कुछ को बोथ, यानी कि दोनों से मिलता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। ओके, इसके बाद और चैप्टर में क्या है, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, जब एक बड़े स्केल पे यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों को जब खाना प्रोवाइड कराना हो, रेगुलर प्रोडक्शन जो कि रेगुलर वे में करना हो, प्रॉपर मैनेजमेंट उसके लिए किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, नेसेसरी, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। कि एक बड़े स्केल पे जब हम किसी को खाना प्रोवाइड कराने वाले हैं तो वो किस तरीके से होगा, उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, वो बहुत आवश्यक तो होता है। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी जो प्रैक्टिसेस होती है वो किस तरीके से की जाती हैं। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, यानी कि जब एक तरीके के सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, एक तरीके के प्लांट्स जब बहुत बड़े, यानी कि एक बहुत बड़ी जगह पे, वन प्लेस, एक जगह पे बहुत बड़े स्केल में, एक लार्ज स्केल में जब कोई प्लांट सेम काइंड के, एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट एक बहुत बड़ी जगह में लगाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो वो क्रॉप कहलाती है, यानी कि फसल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि गेहूं की खेती करते हैं, ओके, व्हीट की खेती की जाएगी, तो गेहूं की खेती क्या होती है, खेत में होती है। खेत क्या, जो कि काफ़ी बड़ी जगह में होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी जगह में जब बहुत सारी फसल एक साथ सिर्फ गेहूं ही गेहूं की होगी तो वो क्या कहलाती है, वो क्रॉप कहलाती है, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ओके, एग्जाम्पल आप इसको व्हीट दे सकते हैं।
You already know that crops are of different types like cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप ये पढ़ चुके हैं कि जो क्रॉप होती है वो काफ़ी तरह की होती है, जिसमें क्या होते हैं, सीरियल्स वाली होती है, जैसे कि आपके वीट, मेज़, ये सब होते हैं। वेजिटेबल्स की भी होती है यानी कि सब्जियों की, एंड फ्रूट्स और फलों की भी होती है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न। ये सीज़न के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स जो फसल होती है ये सीज़न के अकॉर्डिंग होती है कि समर में कौन सी फसल होगी या विंटर में कौन सी होती है, उसके अकॉर्डिंग। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है, यानी कि एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, तो हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस लगी रहती हैं, जैसे कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट के साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, ह्यूमिडिटी भी होगी। एनवायरनमेंट में रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, वेरी करती है। वेरी मतलब अलग अलग होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच, उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि क्या है, रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सभी जगह पे क्या होती है, अलग अलग तरह की जो फसल होती है वो एक बड़े अमाउंट में क्रॉप की जाती है, ठीक है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि जो कुछ फसल है उसके बारे में बताया गया है जो कि सीजन के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारिफ की क्रॉप फसल के बारे में। खारिफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, यानी कि ये जो खारिफ की फसल होती है ये कब होती है, ये रेनी सीजन में होती है, आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स की आपको डेफिनेशन मिल गई है यहाँ से यहाँ तक। द रेनी सीजन इन इंडिया, यानी कि जब इंडिया में क्या होता है, रेनी सीजन होता है, इस जनवरी फ्रॉम, यानी कि वो कब से होता है, जून टू सितंबर तक जो फसल होती है वो खारिफ क्रॉप कहलाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। खारिफ की जो फसल होती है, खारिफ क्रॉप कब होती है, जून टू सितंबर के बीच में। इसके एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, पैडी यानी कि जो आपके राइस होते हैं, मेज़ यानी कि मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। ये कुछ खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उसके बाद रबी क्रॉप पढ़ेंगे। रबी क्रॉप जो होती है कब होती है, विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर टू मार्च के मंथ में होती है। इनको राबी क्रॉप्स बोला जाता है। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है वीट यानी कि गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। राबी क्रॉप्स में से क्वेश्चन बने तो क्या हो सकता है कि जो राबी क्रॉप्स होती हैं ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places, यानी कि ये सारी जो pulses होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये समर सीजन में बहुत अलग अलग जगहों पे किए जाते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो कल्टीवेशन होता है ना उसकी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जब जुताई का काम शुरू होता है खेत में, जोतना स्टार्ट करते हैं जब उसको एक फील्ड को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें सेवरल यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं फार्मर्स के द्वारा, यानी कि किसानों के द्वारा। यू मे फाइंड that these activities are similar to those carried out by a gardener, यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना फार्मर की, आप देखेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो सिमिलर होती हैं किससे, जैसे कि आपने कभी किसी गार्डनर को देखा हो जब वो अपने गार्डन में काम कर रहा होता है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो इनके द्वारा किए जाने वाले टास्क होते हैं ये रेफर करते हैं किस चीज़ को, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो, यानी कि कुछ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती हैं जिसके नीचे लिस्ट बनाई गई है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या करेंगे, जब फार्मर खेती करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो मिट्टी को जोतना स्टार्ट करेगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सबसे पहले वो सॉइल को देखेंगे कि जिस जगह पे खेती की जा रही है वहाँ की सॉइल कैसी है, उसमें वो उसको देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिजम्स वगैरह है या नहीं है, वो कैसी है, उसमें ह्यूमिडिटी है या नहीं, तो उसको चेकआउट करते हैं। उसके बाद सोइंग होती है, ठीक है, सीडिंग की जाती है, यानी कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर उसके बाद क्या होगा, मैन्योर यानी कि उसमें खाद डाला जाता है, कुछ फर्टिलाइजर्स उसमें डाले जाते हैं, जो दवाएं आती हैं। इरिगेशन होगा, उसके बाद फिर प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और चीज़ें की जाती हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो ख़राब ना हो। स्टोरेज होगा, हार्वेस्टिंग होती है यानी कि कटाई शुरू हो जाती है, और उसके बाद स्टोरेज यानी कि उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं सबसे पहले। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, ये पहला स्टेप होता है जो कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले किया जाता है।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल, यानी कि ये क्या होता है, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टास्क होता है एग्रीकल्चर का, यानी कि खेती करने का, जिसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो सॉइल होती है, सॉइल को लूज़ किया जाता है, यानी कि उसको जो टाइट पड़ी हुई होती है पहले से सॉइल, उसको क्या किया जाता है, उसको लूज़ किया जाता है। ये लूज़ कैसे किया जाता है उसमें, दिस अलाउज द रूट्स, यानी कि जो रूट्स होती हैं, बिल्कुल जड़ें होती हैं, उसको पेनिट्रेट डीप किया जाता है, यानी कि बहुत गहराई तक उसको पेनिट्रेट किया जाएगा, अंदर तक जाके उसको अच्छे से ऊपर नीचे किया जाएगा मिट्टी को। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ, यानी कि जो लूज सॉइल होगी, जो गीली मिट्टी होगी, ढीली होगी, बहुत आराम से सॉफ्ट सी हो जाएगी वो थोड़ी सी, फिर वो क्या करती है, वो जो रूट्स होती हैं, यानी कि नीचे की जो मिट्टी होगी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे जाएगी, इस तरीके से इसको लूज किया जाएगा, तो क्या होगा, ईजिली ब्रीथ कर पाएंगी, जो रूट्स होंगी वहाँ की वो ईजिली ब्रीथ कर पाती हैं। उसके बाद वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, लूजनिंग जो सॉइल होती है वो क्यों उसको ईजिली ब्रीथ करने देती है, द लूजनड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ अर्थवॉर्म्स, क्यों, क्योंकि जब उसको लूज करते हैं तो उसमें ना, और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, सॉइल में, जब उसको लूज करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्थवॉर्म्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, जो कि क्या करेंगे, उस सॉइल को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, टर्न करते हैं, लूजन द सॉइल, सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं, एंड एड ह्यूमस टू इट, और उसमें ह्यूमस पैदा करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन सॉइल को क्यों ज़रूरत होती है उसे लूज करने की और टर्न करने की। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर, हमने पढ़ा था कि सॉइल जो होती है उसमें क्या होते हैं, वो काफ़ी चीज़ों को कंटेन की हुई होती है, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वाटर होता है, एयर होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो डिकम्पोज होते हैं, सड़े गले जो चीज़ें होती है वो भी क्या होती है, हमारी सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। इन दिस वे, अगर हम इस तरीके से देखें तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं बैक इनटू द सॉइल, सॉइल में। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फिर से क्या किए जाते हैं, जब प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स क्या करता है, रूट से उनको सॉइल में से जो मिनरल्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है और प्लांट को ऊपर की तरफ उसे ट्रांसफर करता है। दिस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ये केवल जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, उसके कुछ ऊपर की तरफ ही कुछ ही सेंटीमीटर में होते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, वो जो मिनरल्स होते हैं उनको वो पूरी सॉइल में बने रहें, इसलिए क्या किया जाता है, उसको प्लांट को ग्रोथ करने के लिए टर्निंग और लूजनिंग की जाती है सॉइल की, जो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर आती है, और ये जो होती है टर्निंग और लूजनिंग की वजह से क्या होती है, ये रिच सॉइल, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन जाती है। टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो फिर हमने देखा कि ये जो कंडीशन होती है ना लूजनिंग और इसकी सॉइल को टर्न करने की और लूज करने की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ के लिए, कल्टिवेशन के लिए, यानी कि क्रॉप को, यानी कि जब किसी भी फसल की के लिए जब उस एरिया को जोता जाता है तो उसके लिए लूजनिंग और टर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, ये जो प्रोसेस होता है, आप एक डेफिनेशन यहाँ से भी बनेगी, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है टर्निंग और लूजनिंग का सॉइल को, ये क्या कहलाता है, टिलिंग और प्लोइंग हम इसको बोलते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट हो गया। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, ये जो प्लोइंग और टिलिंग की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, बाय द हेल्प ऑफ प्लो, यानी कि एक हल होता है, हल के द्वारा इसको किया जाता है खेत में। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ये जो प्लो होते हैं ये वुड के और आयरन के बने हुए होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, इट मे नीड वाटरिंग, तो उसको वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पहले उस पर पानी डाला जाएगा प्लोइंग करने से पहले। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्स, जो प्लॉट जो फील्ड होता है उसमें क्या होता है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे क्लम्प्स पड़े हुए हों। क्लम्प्स क्या होते हैं, यानी कि मिट्टी के बहुत सारे गुच्छे जैसे बने हुए हों उसमें, जो क्या कहलाता है, क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स बोलते हैं उसको। क्रम्प्स यानी कि जब टुकड़ों में बहुत ज़्यादा गांठे गांठे सी पड़ जाती है ना, उसके लिए। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो क्रम्प्स यानी कि जो गांठें और जो टाइट हो चुकी होती है मिट्टी उसको ब्रेक किया जाए, यानी और उसके बाद क्या होता है, उसको लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शोइंग
सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, यानी कि लेबलिंग जो की जाती है, मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है, पूरी को लूज छोड़ दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस लिए? सोइंग, यानी कि जब फसल के लिए बीज डाले जाते हैं उससे पहले उसको लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल को। इसको किससे लेवल किया जाता है? इसको लेवलर की हेल्प से उसको लेवल किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, कभी कभी क्या होता है जो सॉइल होती है उसमें मैन्योर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैन्योर क्या होते हैं? यानी कि खाद डालना। जब उसको अच्छे से लूजनिंग और टाइटनिंग हो जाती है, सॉइल को लूज कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है उसमें खाद डाली जाती है। दिस हेल्प्स टू इन प्रॉपर, यानी कि ये आपकी मदद करती है किस चीज़ में? प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। अब जो सॉइल होती है उसको क्या है? मॉइस्टन किया जाएगा, यानी कि उसको वाटरिंग भी की जाती है सोइंग करने से पहले। बिफोर सोइंग द सीड्स, जब बीज डाले जाते हैं, यानी कि फसल के लिए जब बीज डाले जाएंगे किसी भी खेत में, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल के क्लम्प्स हो रखे हैं, यानी कि जो गांठें पड़ चुकी है, उसको साफ कर लिया जाए, उसको ब्रेक कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए और उसको लूज कर लिया जाए सॉइल को। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत सारे टूल्स के द्वारा इसको किया जाता है, क्रम्स को तोड़ा जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर द पर्पस आर प्लो। ये जो इसका मेन जो टूल है, यानी कि जो मेन टूल है वो कौन सा होता है? वो प्लो होता है, होय होता है एंड कल्टिवेटर। प्लो, होय और कल्टिवेटर। प्लो यानी कि हल, हो होता है जो आपने देखा होगा एक कुदाली जैसा होता है, कुदाली टाइप का, वो भी उसको मिट्टी को खोता हुआ चला जाता है। और कल्टिवेटर यानी कि जैसे कि आपके जो ज़मीन को जोतने के और भी यंत्र होते हैं, अभी नीचे पिक्चर में भी होगा, उसमें भी आपको इजीली समझा देंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्लो, यानी कि जो हल होता है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का बना रहता है, इसमें ऐसे होता है। तो ये जो आपके 2 बैल्स हैं, ये आगे इसको खींचते हुए ले जाते हैं प्लो को, और ये ज़मीन में से मिट्टी को खोदता हुआ चला जाता है। ओके, सो नाउ आगे देखते हैं प्लो क्या करता है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, यानी कि जो प्लो है ना, ये बहुत पुराने टाइम से इसका यूज़ किया जाता है फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी कि सॉइल को टिलिंग करने के लिए इसका यूज़ जो है पुराने टाइम से किया जाता है। ओके, यानी कि ये क्या है? एक ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, इससे क्या किया जाता है? क्रॉप में फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया जाता है। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, और क्या किया जाता है? जो वीड्स होते हैं उनको उसमें से रिमूव किया जाएगा और उसके बाद में टर्निंग द सॉइल, और जो सॉइल होती है, यानी कि जो मिट्टी होगी, उसको अच्छा बनाया जाएगा, यानी कि उसमें जो उल्टी सीधी चीज़ें होगी, घास फूस होगी, उन सबको हटाया जाएगा और सॉइल को प्रॉपर तरीके से मैनर में लाया जाएगा। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि अभी हमने देख लिया कि प्लो जो होता है, अभी हमने पिक्चर में देखा था कि 2 बुल्स के द्वारा उसको खींचा जाता है, वुड का बना होता है। अदर एनिमल्स, और भी कई जगहों पे हॉर्सेस और कैमल्स का यूज़ किया जाता है प्लो करने के लिए फील्ड में। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर, ये एक ट्रायंगुलर टाइप को, उसमें आयरन की स्ट्रिप लगी रहती है नीचे की साइड, जो क्या करती है? जो प्लो करती है, उसको मिट्टी को खोदती हुई चली जाती है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, गोल टुकड़ा, विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, जिसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं। यानी कि अभी हमने जो पिक्चर में देखा था ना, यहाँ पे ये कहलाता है प्लो शाफ्ट, और ये जो आयरन वुड है, ये यहाँ से इसको खोदता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपकी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर भी दिया है प्लो शाफ्ट, ये प्लो शाफ्ट होता है जो वुड का बना हुआ होता है। ये प्लो शेयर है जिसमें लगा होता है, और बीम है। ओके, चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड, यानी कि ये एक बहुत सिंपल सा टूल है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए सॉइल में से यूज़ किया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इस पर एक वुड की एक लॉन्ग रॉड होती है, काफ़ी लंबी रॉड होती है, और आयरन और लोहे की भी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, इसमें एक बेंट की हुई यानी कि मुड़ी हुई एक प्लेट होती है आयरन की, जो कि फिक्स होती है टू वन ऑफ इट्स एंड, उसके एक एंड से फिक्स की हुई होती है। ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है, देखिए इस तरीके से बना हुआ रहता है। ये होती है जो फिक्स की गई है, जो बीम कहलाती है। ये रॉड है, इसमें लगी हुई रहती है, ये इसकी ग्रिप है, ये हैंडल है, पकड़ने के काम आता है, और ये है वो बेंट प्लेट। ओके, ये हो है। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय
ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी कि इसमें क्या होते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर हो जाते हैं। एक तरीके से आप ट्रैक्टर ही बोल सकते हो। ट्रैक्टर में इस तरीके से यहाँ पे लगे रहते हैं, इससे ये क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हुए चले जाते हैं, इसीलिए बहुत ईजी तरीके से टिलिंग हो जाती है। सोइंग क्या होती है, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब सीड ही नहीं होंगे तो फिर फसल कहाँ से होगी, क्रॉप ही नहीं आएगी। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड, यानी कि जब सोइंग की जाती है उससे पहले सबसे पहला जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेकर आए जाते हैं जो कि बिल्कुल क्लीन और हेल्दी होते हैं, जो कि गुड अच्छी वैरायटी के होते हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड, फार्मर इस तरीके के उनको प्रेफर करते हैं सीड्स को जो क्या देते हैं, एक हाई यील्ड देते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी फसल देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स का सिलेक्शन जो होता है वो कैसे किया जाता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं क्या जो कि उस पर पानी में तैरते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर, वो लाइटर होते हैं यानी कि हल्के होते हैं या फिर भारी होते हैं। देन दोज विच सिंक, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डूब जाते हैं। विच वुड दे बी लाइटर, उनमें से कौन से हल्के होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो तो हॉलो हो जाते हैं यानी कि खोखले होते हैं, जो खराब होते हैं ना वो खोखले टाइप के होते हैं, हॉलो मीन्स खोखले। आर दस लाइटर, वो ज़्यादा हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो पानी पे ऊपर तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड क्वालिटी गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड, ये क्या होती है, उनको सेपरेट करने का, सीड्स को सेपरेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि उनको क्या कर दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, और जो डैमेज वंस होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स ऊपर तैर के पानी में आ जाते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब इसमें हमें क्या देखना है कि सीड्स को सो करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टूल होता है जो सीड्स को सो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल क्या था, द ट्रेडिशनल यूज, यानी कि जो पुरानी टाइम से चला आ रहा है फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, एक फनल शेप का एक वो होता है टूल है जो कि पुराने टाइम से यूज़ किया जाता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, वो क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो फनल के अंदर इस तरीके से डाल दिए जाते हैं। पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, और उसके बाद वो 2 और 3 पाइप से नीचे किए जाते हैं। हैविंग शार्प एंड, उनका एक शार्प एंड होता है। दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्ले सीड्स देयर, और वो क्या करता है वहाँ पे सीड्स को डालते हैं। देखिए इस तरीके से ये है फनल टाइप का है, इसमें से सीड को डाल रहे हैं और उसके इस तरीके से पाइप होते हैं जो कि नीचे सो करते जाते हैं, ठीक है, ये मेथड है सीड्स को सो करने का। सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि अब क्या होता है, मिट्टी के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है। सीड ग्रिल कैसे होता है, नाउ इज द सीड ग्रिल का यूज़ किया जाता है। इट यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ये क्या करता है, ट्रैक्टर की हेल्प से ही सीड्स को भी सोइंग होती है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली, ये क्या करता है, यूनिफॉर्मली यानी कि एक बहुत अच्छे तरीके से, एक गुड मैनर में ये क्या करता है, सीड्स को सो करता हुआ चला जाता है, जिसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है और डेप्थ में ये चले जाते हैं। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और वो इस चीज़ को भी एंश्योर करता है कि जब वो उसमें सॉइल में जब सीड्स गए हुए होते हैं तो वो अच्छी तरीके से कवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ये क्या करता है, बर्ड यानी कि कोई भी चिड़िया वगैरह उसको खा जाए उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है सीड को, क्योंकि वो उनको दबा देता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम, ये क्या करती है, जो सीड ग्रिल से जब सोइंग की जाती है तो ये एक तो टाइम को भी सेव करती है और लेबर को भी सेव करके रखती है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी, अब ये क्या होता है, डिस्टेंस मतलब जब उनको सीड्स को डाला जा रहा है तो उनके बीच में एक प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस भी होना चाहिए टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, क्योंकि अगर बहुत पास में ही सीड्स चले जाएंगे तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, यानी कि एक से ज़्यादा प्लांट एक जगह पे लगेंगे जो क्या होगा, उसको फसल को खराब कर सकते हैं। द अलाउज प्लांट्स टू गेट, और ना ही तो उनको अगर एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे तो उनको ना ही तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ना ही वाटर और मिलेगा सॉइल से, तो इसलिए उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखा जाता है ताकि उनको प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, वाटर मिले, किसमें से, मिट्टी में से, सॉइल में से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, एक टाइम पे क्या होता है, कुछ ही प्लांट्स को लगाना चाहिए जो कि
ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट कर सके। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स अगर हमें उसमें ऐड करने हैं सॉइल में तो हम कैसे करते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि क्या करते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर। वो क्या करते हैं उसको प्लांट को एक हेल्दी ग्रोथ देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको मैन्योर बोलते हैं। आप इसे इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, अब मैन्योर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी, इनके नेम भी होते हैं कुछ के। सॉइल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, सॉइल क्या करती है, मिनरल्स को सप्लाई करती है। सॉइल जो होती है हमारी उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है किसके पास, क्रॉप प्लांट्स के पास। दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन सर्टेन एरिया, कुछ एरियाज़ में क्या होता है, फार्मर्स जो क्रॉप को ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी कि उसी वो एक जो जगह है जो खेती है उनकी, वहाँ पे वो एक ही तरीके की फसल को बार बार उगाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फैलो, तो वो फील्ड को बिल्कुल भी कभी भी थोड़े टाइम के लिए खुला नहीं छोड़ते कि जिससे कि वो अनकल्टिवेट हो सके। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, तो आप खुद सोचिए कि अगर वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा उस फील्ड में, थोड़ा रेस्ट नहीं देंगे हम उसको, जो मिट्टी होती है उसको, सॉइल को रेस्ट नहीं देंगे, तो फिर कैसा रहेगा। मान लीजिए आप खुद के लिए देख लीजिए, आपको सोने के लिए टाइम ना मिले और आपको सिर्फ काम ही काम करवाया जाए तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर सब खत्म होने लग जाते हैं। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अब कंटिन्यू जब कल्टीवेशन होता है क्रॉप का, यानी कि क्रॉप को जब बार बार जोता जाता है वहाँ से और थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट पे नहीं छोड़ा जाता सॉइल को, तो क्या करता है उसमें पुअर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल रफ क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं उसमें। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फार्मर्स को सॉइल में कुछ मैन्योर ऐड करने होते हैं, यानी कि रिप्लेनिश करना होता है सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसमें सॉइल में और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस होता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का, ये मैन्योरिंग कहलाती है। ओके, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, यानी कि इम्प्रॉपर तरीके से हुआ, सफिशिएंट नहीं है उसमें मैन्योरिंग, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, वीक प्लांट्स, यानी कि कमज़ोर खेती होती है वहाँ पे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, जो हमें किससे मिलता है, जो कि डिकम्पोजिशन, यानी कि जो सड़े गले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, जो कि किससे मिलते हैं, डिकम्पोजिशन, किस चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है, किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल वेस्टेज का। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल, फार्मर्स क्या करते हैं, डंप कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, वेस्ट को कहाँ पे, किसी भी एक गड्ढे में, इन पेट्स, यानी कि किसी भी एक गड्ढे में, एट ओपन प्लेसेस, यानी कि खुली जगहों पे, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और उसको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ पे एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें ये सारी चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को डाल देते हैं जिससे कि वो डिकम्पोज हो सके। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये किसकी वजह से होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसमें ऐड हो जाते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक, ये जो डिकम्पोज मैटर होता है ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है इसे, यानी कि नेचुरल मैन्योर होता है ये। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा था वर्मी कंपोजिंग के बारे में। चलिए उसके बारे में और देख लेते हैं कि ये क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की प्रिपरेशन की जा रही है। ABC ग्रोइंग सीडिंग विद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाल के उन्होंने ग्रो कर रहे हैं। डिड प्लांट्स इन द ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम टाइम, क्या सेम टाइम पर ग्रो होंगे। विच ग्लास शोड, इनमें से कौन सा ग्लास है जो कि क्या दिखा रहा है, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि किसमें सबसे अच्छी बेटर ग्रोथ हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा है उसकी बेटर ग्रोथ हुई है। इन विच ग्लास वॉज द फोर्थ, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्ट, किस ग्लास में सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ हुई है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना जो मार्केट से लेकर आते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, उनमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखिए मैन्योर जो होता है वो खाद वगैरह जो हम डालते हैं वो एक हमारे पास क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, ओके, जबकि ये जो केमिकल वाला होता है ये नेचुरल नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आप इनके एग्जांपल्स को भी लर्न कर सकते हैं, आपके एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास और एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसमें से कोई भी 2 लर्न कर लीजिए, जैसे कि यूरिया और पोटाश, आप इनको याद कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये फार्मर की हेल्प करते हैं किस तरीके से, गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट। इनकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से जो क्रॉप होती है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की क्रॉप मिलती है, जैसे कि जो वीट होते हैं, गेहूँ होते हैं, पैडी होते हैं, चावल होते हैं, मेज़, मक्का, ये सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, लेकिन जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होता है, जब बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया जाता है तो वो क्या करता है, सॉइल को लेस फर्टिलाइज कर देता है, यानी कि कम उपजाऊ कर देता है उसको, फिर उस पर इतनी अच्छी तरीके से उपजाऊ खेती नहीं हो पाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, वो केमिकल वेस्ड होते हैं, तो उनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन, लेकिन वहीं हम देखें कि अगर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की अगर हम फर्टिलिटी की बात करें, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स, तो हमें क्या करना है, जो फर्टिलाइजर्स हैं विद ऑर्गेनिक मैन्योर, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी क्रॉप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ना, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, और या तो ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें, या फिर कुछ टाइम के लिए ना जो खेती होती है, जो फील्ड होता है खेत, उसको अनकल्टिवेटेड ही छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसको रेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, उस पर किसी भी तरह की कोई क्रॉप नहीं करनी चाहिए। इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, यानी कि जब 2 फसलें उगा दी गई हैं, 2 फसल के बाद में खेत को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल, ये मैन्योर का यूज़ किया जाता है, इससे क्या होता है, सॉइल में इम्प्रूव होता है टेक्सचर, और टेक्सचर के साथ एज वेल एज इट्स जो उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और क्या करती है, जब वो खाली पड़ा रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो जो सॉइल होगी उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, और जो दूसरी इसकी चीज़ है, यानी कि हम दूसरा जो मेथड है रिप्लेनिशिंग करने का उसको सॉइल को, वो क्या है, उसको हम क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप कर दी जाती है अल्टरनेटली, यानी कि अल्टरनेट वे पे अलग अलग तरीके की क्रॉप हम अपने खेत में कर सकते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया, जो नॉर्थन इंडिया है उसमें पहले लोग क्या करते थे, यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन, वो क्या करते थे, एक सीजन में लेग्यूम्स यानी कि जो दालें होती है ना, फलियां टाइप की जो खेती होती है, तो वो क्या करते थे, उसको एक टाइम में, एक सीजन में तो उन्होंने लेग्यूम्स को किया, यानी कि जो फलियां दालें वगैरह होती है उस खेती को किया 1 सीजन में, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और दूसरे सीजन में वो वहाँ पे वीट की फसल करते थे, यानी कि दोनों बार में वो अपनी जो उनकी क्रॉप होती थी उसको चेंज कर लेते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, ये क्या करते थे, ये हेल्प करता था, किस चीज़ में हेल्प करता था, रिप्लेसमेंट होता था सॉइल में किसका, नाइट्रोजन का, ओके, सॉइल में नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट होता था। इसके बाद फार्मर्स आर बिगिन एनकरेज टू अडॉप्ट दिस, उसके बाद फार्मर ने क्या कर दिया, ये जो प्रैक्टिस थी ना इसको एनकरेज किया। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट, आपने पहले पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, अभी हमने पहले पढ़ा था पहले की क्लास में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और फ्रूट्स किसमें, रूट्स में, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं ना ये उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनमें नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो भी इनमें प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पे आपको आगे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यानी कि मैन्योर में और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंट होता है। तो डिफरेंस काफ़ी बड़ी हो गई है, आपकी हाफ एन आवर की वीडियो बन चुकी है, तो ये इससे आगे का जो चैप्टर है आपका, रेस्ट चैप्टर जो बचा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि इसका पार्ट 2 होगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आपको पता चलेगा कि आप लोग जो गेहूँ खाते हैं, जो आटा आप खाते हैं, जिसकी रोटी बना के आप लोग खाते हैं, वो आपके पास तक कैसे पहुँचता है, ओके, उसकी जो क्रॉप होती है वो किस तरीके से होती है। तो अभी हमने देख लिया कि सबसे पहले सॉइल को लूजनिंग किया जाता है, उसको, ठीक है, टेलिंग की जाती है, उसको लूज किया जाता है, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, सोइंग की जाती है सीड्स की, उसको, उससे पहले हम सॉइल को क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए उसमें मैन्योर ऐड किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है।
ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की रीडिंग कर रहे थे, जिसमें कि हाफ चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था। आज इसी चैप्टर की बाकी जो बची हुई रीडिंग थी उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने इसके बारे में पढ़ चुका था कि क्रॉप क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, जैसे कि खारिफ क्रॉप्स होती है, राबी क्रॉप्स होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बारे में हमने जाना था। प्लो होता है, प्लो यानी कि जब फसल को जोतना स्टार्ट करते हैं तो क्या किया जाता है, उससे पहले जो फील्ड होता है यानी कि जो खेत होता है वहाँ पे टिलिंग एंड प्लोइंग की जाती है। वहाँ पे जो क्रम्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है। और ये जो टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि पहले प्लो किया जाएगा यानी कि जो हल होता है, हल से जोता जाता है, और एक हो होता है, हो इस टाइप का होता है। ये प्लो है, प्लो की पिक्चर हमने देखी थी कि इस तरीके से इसको खेत को जोते हैं, ये हो की पिक्चर है। और बाकी जो कल्टीवेटर यानी कि जो मॉडर्न तरीके से जब उसको खेत में सोइंग की जाती है तो वो आजकल ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। ट्रैक्टर के ही पीछे ये सारे जो जितने भी टूल्स होते हैं वो सभी लगे हुए होते हैं, जिससे वो उसको ट्रैक्टर को आगे ड्राइव करते हुए ले जाते हैं और उसकी वजह से कल्टिवेशन होता है। तो सोइंग भी हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से डालते हैं उसको, जो बीज होते हैं उनको किस तरीके से फील्ड के अंदर डाला जाता है। एक जो क्रॉप होती है, क्रॉप क्या होती है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब एक ही तरीके के प्लांट को एक लार्ज लेवल पे एक ही तरीके के प्लांट को लगाया जाता है, यानी कि जो फसल की जाती है एक बड़े अमाउंट पे, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो वो क्रॉप कहलाती है। जैसे कि वीट हमने उसमें एग्जांपल्स में देखा था, वीट, पैडी, इन सभी की जो फसल होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट टाइप किया हुआ था, ग्रोइंग सीड्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैन्योर जो नेचुरल होता है यानी कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल बेस्ड होते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो अब हम यही पढ़ने वाले थे, डिफरेंसेस हमें देखने थे। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस वीडियो में इतना पढ़ चुके थे कि वो हाफ एन आवर की हो चुकी थी, इसलिए हम इस वीडियो में कवर करने पा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ओके, ये इंसान के द्वारा बनाया गया, ये मैन मेड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं, इंसान ने बनाया। जबकि जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंसेस होता है बाय द डिकम्पोजिशन। नेचुरल सब्सटेंस बाय द डिकम्पोजिशन मीन्स जो सड़े गला की जो खाद बनाई जाती है वो मैन्योर में आता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं? ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। जबकि जो मैन्योर होता है कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, इसको खेत में ही प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे कि खाद बनाना, जैसे कि गोबर वगैरह से वो खाद बनाई जाती है उस टाइप से। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो सॉइल को यानी कि मिट्टी को किसी भी तरीके का कोई ह्यूमस यानी कि जो खाद मिट्टी होती है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते। जबकि जो मैन्योर होते हैं प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? केमिकल बेस्ड होते हैं। इनमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। क्योंकि ये क्या है? ये मैन मेड है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। जबकि मैन्योर जो होते हैं रिलेटिवली ये लेस रिच होते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। तो इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स को इतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं, रिलेटिवली ये इससे लेस रिच होते हैं। अब देखते हैं टेबल 1.1 में गिव द डिफरेंस हमने देखा था, यहाँ पे किस किस के बीच में डिफरेंस देखा था हमने? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर के बीच में हमने यहाँ डिफरेंसेस देखे थे। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि जो नेचुरल होता है, नेचुरल है यानी कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि ये क्या करता है? सॉइल को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि इम्प्रूव करने वाली जो कैपेसिटी होती है, एनहेंस मीन्स इम्प्रूव करना या बढ़ाना, सॉइल को प्रोवाइड कराता है। यानी कि उसकी जो सॉइल की जो पकड़ होती है ना वाटर होल्डिंग में, वो अच्छी पकड़ पाती है, यानी कि पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाती है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स
ईजी। ये क्या करता है, ये सॉइल को उसमें पोर्स जो होते हैं पोर्स प्रोवाइड कराता है। उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स की वजह से गैसेस जो होती है वो इजीली इन और आउट हो पाती हैं। उसकी वजह से एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का, जो कि उसे रिच बनाता है क्वालिटी में। इन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये क्या करता है, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर्स को बढ़ाता है। ठीक है, माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं जो कि सॉइल को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। वो भी उसको बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, वो इनको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन क्या होता है, देखो इरिगेशन जो होता है ये क्या है, ये वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, यानी कि इरिगेशन में हम वाटरिंग करते हैं। ओके, वाटर सभी के लिए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन सभी के लिए वाटर नीड है। हमें पता है कि वाटर हमारे लिए एक प्रीशियस थिंग है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को प्लांट की रूट्स यानी कि जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर, उसके अलावा वाटर, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व की जाती हैं रूट्स के अकॉर्डिंग, रूट्स के द्वारा। प्लांट्स कंटेंट, प्लांट्स जो होता है वो कितना कंटेन करता है, वो नियरली 10% वाटर को कंटेन करता है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज, वाटर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है ना अंडर ड्राई कंडीशन, वो सूखी जगह में नहीं बन सकता। ठीक है, जर्मिनेशन मतलब जो उसका बढ़ना होता है, जो उसका अंकुरित करना होता है, वो उसमें सूखी हुई सॉइल में नहीं बन सकता। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर क्या करता है, उसको डिजॉल्व करता है अपने आप में, ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर वो क्या करता है, जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे करके उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी ट्रांसफर करती हैं। वाटर इज ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, यानी कि फसल को प्रोटेक्ट करके रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। ये क्या करता है, मेंटेन करता है मॉइस्चर को, किस लिए, सॉइल में एक हेल्दी क्रॉप बनाने के लिए। उसकी जो ग्रोथ होती है, जो फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, जिसके लिए क्या होता है, फील्ड को यानी कि जो सॉइल होती है उसको रेगुलरली वाटरिंग करना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, ये जो इरिगेशन होता है ना, ये जो क्रॉप को जो वाटर सप्लाई की जाती है रेगुलर वे में एक इंटरवल के बाद में, वो इरिगेशन कहलाता है। आप इससे डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल मीन्स एक प्रॉपर गैप के बाद जब वाटरिंग की जाती है प्लांट्स में, उसे इरिगेशन बोला जाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि जो टाइम होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितने समय के बाद इरिगेशन करना है, वो क्रॉप टू क्रॉप, हर क्रॉप के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की नीड होती है, किसी क्रॉप को कम पानी की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग। और सॉइल टू सॉइल, और वो मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ की जो सॉइल है वो किस तरीके की, यानी कि ज़्यादा नमी है अगर सॉइल में तो वहाँ पे वाटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे ड्राई सॉइल होती है वहाँ पे काफ़ी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सीजन टू सीजन भी वेरी करता है कि सर्दियों में थोड़ा कम वाटरिंग होती है, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होती है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। क्यों, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, वो एक तरीके से एवोपरेशन भी होता है और भाप बन के पानी जो होता है वो उड़ जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है। वो जो एवोपरेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो सॉइल में से भी होता है, वो लीव्स में से भी होता है। ओके, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इरिगेशन के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से सप्लाई हो पाती है। तो एक तो वेल हो गया, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, यानी कि जिस जिस जगह से हमें पानी मिलता है वहाँ से हम इरिगेशन कर पाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ये मोट दिया हुआ है, चेन पंप दी हुई है, इधर ये ढेकली दी हुई है, इधर राहत दी हुई है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये सब वेल्स वगैरह, कुएं से, झील से, ये सभी से ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। वहाँ पे उन टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे भी इसी तरीके से वाटरिंग की जाती थी, और जो क्रॉप होती थी उसको इसी तरीके से इरिगेशन होता था। तो ये जो इरिगेशन है इसके बारे में पता है, कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। ये जो मेथड होता है इरिगेशन का, इसमें इंसान की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए ये जो मेथड होते हैं ये सस्ते होते हैं। क्यों, क्योंकि इंसान के द्वारा इनको किया जाता है। बट लेस एफिशिएंट
द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, जो ट्रेडिशनल वेज है उसमें कौन है, मोड, जैसे कि पुली सिस्टम होता है यानी कि खींच के पानी लाया जाता है, चेन पंप होती है, चेन की हेल्प से पानी को खींचा जाता है, डेकली होती है, एंड रहा यानी कि लीवर सिस्टम होता है। और इसके बाद पंप्स आर कॉमनली यूज्ड, पंप जो होते हैं वो तो कॉमनली यूज़ किए ही जाते हैं लिफ्टिंग के लिए, वाटर की लिफ्टिंग के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू टर्न दीज पंप्स। तो ये जो सोलर एनर्जी का जो सिस्टम होता है, ये जो रन कराए जाते हैं पंप्स वगैरह, इनके लिए डीजल और बायोगैस और लाइट की भी ज़रूरत होती है, इन्हीं के थ्रू इनको पंप्स को रन कराया जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है ये यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं आपको, इस टाइप का होता है। ओके, ये क्या है, एक वेल लगा हुआ है या ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से इस मशीन को लगाया जाता है। इसमें से पाइप का सिस्टम होता है जो कि पूरे फील्ड में किया जाता है। इस तरीके से पाइपलाइन होती है, इस तरीके से लगी हुई होती है, और फिर उन पे स्प्रिंकल किया जाता है, यानी कि जब इसे ऑन किया जाएगा तो पानी जो है वो चारों साइड में फैलेगा, मतलब हर साइड में पानी जो होता है वो स्प्रिंकल होता है। और जब हर साइड में स्प्रिंकल होता है तो इसका एक बेनिफिट और होता है कि कोई भी मतलब जो स्पेस है वहाँ पे ऊंचा नीचा है, कैसा भी है, मीन्स वो एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, तो वो पानी जो है वो हर जगह पर जा पाता है। जैसे कि दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, यानी कि जो एक जैसा लैंड नहीं होता, सेम लैंड नहीं होता, वहाँ पे ये बहुत यूजफुल होता है। सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और मतलब ऊंची नीची जगह की वजह से हर जगह पानी नहीं जा पाता, तो स्प्रिंकलिंग की वजह से स्प्रिंकल हर जगह पर हो जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, यानी कि ये कि इस तरीके की पाइप होती हैं कि उनके बिल्कुल टॉप पे नोजल्स होती है काफ़ी सारी, और जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है, यानी कि उसमें जॉइंट होते हैं, मेन पाइपलाइन से जुड़ी हुई रहती है। और ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, वही गैप के बाद में उनको वाटरिंग की जाती है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी को फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, एक पंप की हेल्प से उसे जब ऑन किया जाएगा, यानी कि पानी को अब थ्रू आउट करना है होना है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो रोटेटिंग जो नोजल्स होते हैं, यानी कि जो मुड़ी हुई जगह होती है, वहां से जब वो जाता है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, या तो वो सीधे कहाँ पे स्प्रिंकल होता है, जो फसल होती है क्रॉप पे उस जगह पे स्प्रिंकल, यानी कि इस तरीके से उनको जो नोजल पाइप्स होते हैं सभी को फिक्स किया जाता है। एज इफ इट इज रेनिंग, अगर रेनिंग होती है, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, तो लॉन्स में भी स्प्रिंकल बहुत ही हेल्पफुल होता है। कॉफी प्लांटेशन, यानी कि जो कॉफी की प्लांटेशन होती है, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, और भी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जहाँ पे कि बहुत ही यूजफुल होता है। ड्रिप सिस्टम भी होता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें क्या होता है, वाटरफॉल जो होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट से, बिल्कुल जड़ों के पास में इससे ड्रिपिंग की जाती है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो किसके लिए बेस्ट है, सुटेबल जो है वहाँ कहाँ कहाँ पर है, फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में और ट्रीज में। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फिर सिर्फ रूट्स में ही जब वाटर देगा तो बाकी वाटर वेस्ट तो होगा ही नहीं। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ये उन ऐसी जगहों के लिए एक क्या है, आशीर्वाद समझ लीजिए, या फिर एक भगवान का आशीर्वाद ही हम बोलेंगे। ऐसी जगहों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जहाँ पे कि वाटर की बहुत पुअर क्वालिटी, यानी कि वाटर वहाँ पे नहीं है। ऐसे रीजन्स में ये एक भगवान के आशीर्वाद की तरह आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ड्रिप सिस्टम, इस तरीके से। इस ड्रिप जो ऊपर हमने स्प्रिंकल सिस्टम पढ़ा था, देखिए ये जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे पाइप्स ऊपर की तरफ होती हैं, और ये जो जब वो स्प्रिंकल करती हैं तो ऊपर की तरफ से पानी का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम को कहाँ लगाया जाता है, ड्रिप सिस्टम को बिल्कुल प्लांट्स के पास में लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, उनके बिल्कुल रूट्स को वाटरिंग होती है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स हो जाते हैं ना, जब हमने खेत है, जो फील्ड है, उसमें आपने कोई भी क्रॉप डाली, मान लीजिए जैसे कि वीट की क्रॉप डाली है, तो वहाँ पे क्या होता है, वीड्स यानी कि कुछ अनवांटेड वहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स लाइक घास फूस जैसी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जो उनसे जब हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर
अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, यानी कि जो वही अनडिजायरेबल मीन्स जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, अननीड होते हैं, वो ऐसे कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि घास फूस टाइप क्रॉप आ जाती है जो कि क्रॉप को क्या नुकसान भी पहुंचा सकती है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ये डेफिनेशन भी हो सकती है, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि ये जो अनवांटेड जो वीड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ये वीड्स कहलाते हैं, यानी कि फालतू की जो घास फूस होती है वो, उसे हम वीड्स बोलेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब ये जो वीड्स को हटाया जाता है, इसको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको वीडिंग बोला जाता है। ओके, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स। ये जो वीडिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, नेसेसरी मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स, जब अगर उसके जो क्रॉप प्लांट होता है उसके साथ जब वो आते हैं, फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, तो वो क्या ले लेते हैं, ना तो उन तक जो क्रॉप होती है, मेन क्रॉप होती है, उनकी वजह से क्या होता है, वीड्स की वजह से ना तो उनको प्रॉपर वाटरिंग मिल पाती है, ना उनको न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाते हैं, वो उनका स्पेस भी घेर लेते हैं और ना ही उन तक लाइट पहुँचने देते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है ना क्रॉप की, उस पर ये अफेक्ट डालते हैं, कि एक गलत असर डालते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में, जब कटाई होती है उस टाइम पे। मे बी पॉइजनियस फॉर एनिमल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स के लिए पॉइजनियस होता है। किस तरीके से पॉइजनियस, मतलब जहरीला होता है, एंड ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, जैसे कि उसमें दवा वगैरह डाली जाती है ना, केमिकल्स का छिड़काव होता है। क्यों केमिकल्स का छिड़काव इसलिए होता है क्योंकि वो जो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, उनसे भी बचाने के लिए फसल को वो किया जाता है, स्प्रे किया जाता है उसका दवाई का, लेकिन वो इस तरीके से किया जाता है कि जब तक फसल नहीं आती, यानी कि जब तक सीड नहीं आए होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। ओके, farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth। farmers क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को अलग करने के, यानी कि क्रॉप जो है उससे अलग करने के लिए, और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अनरूटिंग, यानी कि क्या करते हैं, टिलिंग जो होती है, यानी कि जब हमने मिट्टी को एक जैसा किया था, उसमें से क्रम्स वगैरह उनको हटाया था और उसको ऊपर नीचे किया था मिट्टी को, वो टिलिंग प्रोसेस था हमारा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें बीज डाले थे, यानी कि सोइंग की थी क्रॉप की। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, उससे क्या होता है, जो टिलिंग प्रोसेस होता है वो वीड्स जो होते हैं ना, अनवांटेड चीज़ें होती है, उसको वहाँ से मिट्टी में से ठीक करता है। विच मेड देन ड्राई अप, वो वहाँ से तो सूख जाते हैं, एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, ड्राई अप होकर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, वीड्स को हटाने का सबसे जो मेन टाइम होता है वो वाला होता है कि उन पे जो फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स एंड सीड्स जब तक नहीं आते उससे पहले ही उनको रिमूव कर लिया जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल, जो मैनुअल जो रिमूवल होता है, यानी कि जो मेन जो तरीके से किया जाता है, जैसे हम नेचुरल वे बोल सकते हैं उसे हटाने का, वो फिजिकल रिमूवल होता है। फिजिकल रिमूवल कैसे होता है वीड्स का, बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। उसमें क्या करते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो खुद ही अपने आप ही खुरपी वगैरह की हेल्प से क्या करते हैं, उनको जड़ों में से खोद देते हैं, यानी कि काट देते हैं, उनकी कटिंग कर देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की हेल्प से ऐसा किया जाता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अप्रूव वीड्स, एक सीड ड्रिल भी आती है जिसे अप्रूव वीड्स के लिए यूज किया जाता है। वी आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडसाइड्स, इनको क्या बोलते हैं, कुछ मतलब ये जो वीड्स होते हैं, घास फूस जो होते हैं, अनवांटेड जो अनडिजायरेबल ये जो आ जाते हैं प्लांट्स, उनको हटाने के लिए एक केमिकल बेस्ड भी वो होता है, वे यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वीडिसाइड बोलते हैं, वीडिसाइड्स बोलते हैं। लाइक 2 और 4D, 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स, इसको क्या किया जाता है, पूरे फील्ड में इनको स्प्रे कर दिया जाता है और किल किया जाता है किसको, वीड्स को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer, ये क्या किया जाता है, पानी के साथ में उसको वो कर दिया जाता है, पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको, और उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, पूरे फील्ड में उनको स्प्रे कर दिया जाता है। इससे क्रॉप के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे
एज ऑलरेडी मैंशन, पहले से ही मैंशनड है, जैसे कि द वीडिसाइड्स आर स्प्रेइंग ड्यूरिंग द वेजिटेटिव, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है ऑफ वीड्स, वीड्स के मतलब जो वीड्स होता है उसके वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले ही, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड, फ्लावर आने से पहले और सीड आने से पहले ही उसको स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स, यानी कि ये जो वीडिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, ये जो इंसान होते हैं, यानी कि कुछ तो फार्मर्स ना खुद ही से वीडिसाइड्स कर लेते हैं, उसको दवा जो होती है उसको अपने ऊपर हैंग करते हैं और खुद ही उसका स्प्रे कर देते हैं पूरे फील्ड में, क्रॉप के ऊपर। इससे क्या होता है, हेल्थ ऑफ फार्मर, यानी कि फार्मर की हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट डालता है, एक असर भी डालता है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, तो उसके लिए क्या है, उनको ये केमिकल्स का जब यूज़ करते हैं फील्ड में क्रॉप के पास में, तो उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए स्प्रे करने के लिए। दे शुड कवर देयर नोज, उनको अपनी नोज को और अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। कैसे, उनको अपनी नोज को और माउथ को एक कपड़े से कवर करके रखना चाहिए जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं ये केमिकल से। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। अब देखिए, टिलिंग भी हो गई, सोइंग भी हो गई, यानी कि बीज को भी डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो वीडिसाइड्स थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया, उसके लिए भी केमिकल यूज़ कर लिया हमने, वीडिसाइड्स का यूज़ कर लिया वीड्स को हटाने के लिए। अब उसके बाद हमारी क्रॉप जो है वो भी बढ़ गई, तो अब हार्वेस्टिंग, यानी कि अब उसकी कटाई भी तो होगी, उसको काटा भी तो जाएगा, निकाला जाएगा। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि क्रॉप का हार्वेस्टिंग जो सिस्टम होता है ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब आपकी जो क्रॉप होती है, जो कि किसी भी फार्मर ने अपने फील्ड में क्रॉप लगाई है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसको जब काटा जाता है तो उसका जो कटिंग प्रोसेस होता है इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, ये जो हार्वेस्टिंग होती है ना, उसमें कुछ क्रॉप ऐसी होती है, कुछ फसलें जिनको कि पूरा उखाड़ लिया जाता है, ज़मीन में से उनको खींच के उखाड़ा जाता है और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर उनको ग्राउंड यानी कि ज़मीन के बिल्कुल पास से कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स, इस टाइम पीरियड में जो हार्वेस्टिंग का जो समय होता है इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप होती है ना, जैसे लाइक जो दाने वाली क्रॉप होती है, जैसे कि हमारे ये पैडी, वीट, ये होती है, इसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं इस फसल में। हार्वेस्टिंग इन आवर, और जो हार्वेस्टिंग की जाती है कंट्री में, हमारी कंट्री में, इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, ये किस तरीके से की जाती है, ये सिकल यानी कि हंसिया जो होता है, दरांती जो होती है, उससे काट के उसके द्वारा भी की जाती है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और एक हार्वेस्टर मशीन होती है, उस मशीन से भी आजकल लोग हार्वेस्टिंग करवाते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, उसमें से जो सीड्स होते हैं ना, जो मेन ग्रेन होता है, जो अनाज होगा, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। देखिए आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 1.7 में, ये जो इसमें हाथ में ले रखा है ना, ये सिकल कहलाता है, इसको हंसिया दरांती बोलते हैं। इसके द्वारा लोग जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसल को काटते हैं। फ्रॉम द शाफ्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब जो अभी हमने पढ़ा था जो मॉडर्न टाइम पे, यानी कि जो हार्वेस्टिंग के लिए जो हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है, शाफ्ट से भी किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग का, जो शाफ्ट से उसको दाने को अलग किया जाता है, यानी कि सीड को सेपरेट कर लिया जाता है, तो इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसर आते हैं, ये थ्रेशर होते हैं, इससे क्या किया जाता है, ये तो कंबाइन है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, यानी कि जब उसको अलग अलग किया जाता है सीड को, यानी कि जो अच्छी फ्रेश जो क्रॉप होती है उसको अलग अलग किया जाता है ग्रेन को, तो उसको कंबाइन बोलते हैं। विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर, जिसे हार्वेस्टर भी होता है एज वेल एज अ थ्रेशर, और इसी को हम थ्रेशर भी बोलते हैं। ये जो है यही है थ्रेशर, इसी को बोला जाता है। ये क्या करता है, जब खेत में आपने देखा होगा कि जो फसल होती है ना, जैसे कि ये गेहूं की फसल है, वीट है, और इस पे ऊपर फसल होगी, यहाँ पे फलियां होती हैं बिल्कुल ऊपर की साइड, तो लोग तो जो होते हैं फार्मर्स उसे पूरा काट देते हैं। ये थ्रेशर होता है, ये क्या करता है, पूरे उस पे से काटते हुए चलता है। तो जब ये काटते हुए चलता है तो ये मशीन की हेल्प से दाने को उन सबको सेपरेट कर लेता है। फार्मर्स विथ ऑल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये पूरे लैंड पे से, यानी कि पूरी जो उनकी ज़मीन होती है, फील्ड होती है, उस पर से सेपरेशन कर लेते हैं ग्रेन का और शाफ्ट का। शाफ्ट कौन सी होती है, जो उनकी वो है ना मेन जो ग्रेन है, यानी कि जो क्रॉप होती है, जो ग्रेन होता है, दाना जो कि हमारे पास आता है बाद में, उसके ऊपर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ है, इसके ऊपर ये कवर जो होता है ना, उसको शाफ्ट बोला जाता है। तो ये इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेता है। तो ये जो उसको ग्रेन को और शाफ्ट को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस
प्रोसेस को विनोइंग बोला जाता है। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। क्लास 6 में भी हमने एक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें फार्मर्स वाला चैप्टर था, वहाँ पे भी हमने हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ फैन की तरह होता है, जिसमें से जो मतलब भूसा टाइप होता है जो वो अलग हो जाता है, और जो गेहूं होता है, ग्रेन होता है, वो अलग हो जाता है, दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। ओके, इसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? जस्ट लाइक हमारी जब फार्मर्स जो होते हैं, ये अपनी क्रॉप को जब काटते हैं, तो आफ्टर क्रॉप जब उनकी क्रॉप कट जाती है, उसके बाद में ये लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ भी, जैसे कि होली होती है, तो होली पे क्या होता है, जो गेहूँ की जो हमारी फसल होती है उसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो तब वहाँ पे उसकी पूजा भी की जाती है, उसका यूज़ किया जाता है। जो गेहूँ की जो बाल होती है उसकी पूजा की जाती है होली पर। तो वो कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि ये सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि आपका पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नोबान्या एंड बिहू, ये सब क्या होते हैं, नवान्या सॉरी, तो ये सब क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। अब इनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा? स्टोरेज, अब देखिए जब फसल भी कट गई, कटने के बाद में क्या होगा, उसका सेपरेशन भी हो गया, सेपरेशन होने के बाद उसको स्टोर किया जाएगा, तो स्टोरेज कैसे होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब ये जो स्टोरेज होता है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब फसल होती है तो एक लार्ज स्केल पे वो हमने जो क्रॉप पैदा की थी, उस क्रॉप का अब जब स्टोरेज करना है, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, तो उसको सेव भी तो करके रखना है एक पूरा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये क्या होती है, राबी और खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं ये अकॉर्डिंग टू सीजन आती है, तो नेक्स्ट सीजन तक हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेव करके रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि जो गेहूं होते हैं ना, वो उनमें भी घुन लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें उन्हें पूरे सीजन चलाना है, तो स्टोरेज किस तरीके से की जाएगी? तो इनकी जो स्टोरेज होती है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉन्गर टाइम तक हमें अपने पास रखना है, इंसेक्ट से बचाना है, रेड से, चूहों से बचाना है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे भी हमें उसको बचाना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं ना, उनमें बहुत सारा मॉइस्चर पहले से ही होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्ट, अगर जो बिल्कुल फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन है हमारे पास में, जो सीड है, उसको भी बचा के रखा जाता है। क्यों? ताकि अगली बार जब फसल को पैदा करना हो तो हम उन ग्रेन्स की सीड्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम फिर से अपनी जो क्रॉप है उसको पैदा करें, तो उसमें भी मॉइस्चर ना लगे, उसके लिए उसको भी बिल्कुल ड्राई करके उसके स्टोर करके रखा जाता है। दे मे गेट स्पॉइल और अटैक्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स, उसको भी मतलब खराब हो सकती है, वो जो बचाए हुए सीड्स होते हैं वो अटैक भी हो सकता है उनके ऊपर, किसके द्वारा? ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, वो भी क्या कर सकते हैं, उनको अनफिट कर सकते हैं। अनफिट कैसे कर सकते हैं? ताकि हम उनका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, किसके लिए? अपनी क्रॉप को पैदा करने के लिए, यानी कि जो हम सेव करके रखते हैं कुछ बीज को, उन्हीं जो हम क्रॉप हमने पैदा किया उसी में से कुछ गेहूं को बचा के रखा जाता है नेक्स्ट क्रॉप की जर्मिनेशन के लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इस कारण से जब हम उनको स्टोर करते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, यानी कि केयरफुल रहना पड़ता है। द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, तो जो ग्रेन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सूरज की रोशनी में उनको सुखाया जाता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ताकि उसमें से जो मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म किया जा सके। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय, इसको हम बोलते हैं कि उनको सेव किया जाता है, किसके अटैक से? इंसेक्ट के अटैक से, पेस्ट के अटैक से, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह उसमें ना लगे, उसको लिए सेव किया जाता है। तो जो सनलाइट होती है किसी भी चीज़ में फंगस लगने से बचाने के लिए सबसे जो सेफ होती है और इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सनलाइट का। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट, फार्मर्स जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनको फार्मर्स यानी कि जो किसान होते हैं वो जूट के बैग में, यानी कि बोरी टाइप एक बैग में उनको सेव करके रखते हैं। और मेटालिक बिन्स मतलब आपके घरों में भी टंकी होती है ना, जैसे नाच की टंकी बोला जाता है, जिसमें ग्रेन्स को रखते हैं, मम्मी वगैरह सेव करके रखती हैं उसी में पूरे लॉन्ग टाइम के लिए। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज, यानी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जब ग्रेन को सेव करके रखना पड़ता है तो वो स्लोज और ग्रैंडरीज होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे? पेस्ट से और रैट वगैरह इंसेक्ट, इन सभी से बचा के रखने के लिए उनको ग्रैंडरीज में स्टोर करके रखा जाता है। ड्राइड नीड लीव्स, यानी कि जो बिल्कुल सूखी हुई नीम की लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं नीम की, उनको भी यूज़ किया जाता है स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में जब टंकियों के अंदर अनाज रखा जाता है तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, सूखी हुई नीम की पत्तियों को डाल देते हैं ताकि वो जो अनाज है घर पर वो खराब ना हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी
ऑफ ग्रेन्स, और जब बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेन होता है उसके लिए इस तरीके से किया जाता है गोदाउन्स में, इस वजह से गोदाउन वगैरह में जब बहुत बड़े अमाउंट का मतलब काफ़ी लार्ज स्केल में ग्रेन को जब रखा जाता है सेव करने के लिए, तो वहाँ पे एक केमिकल आता है, तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, ये हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अब आपको एक टेबल दी गई है ऊपर, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में बनाइए एंड कंप्लीटेड। जैसे कि फर्स्ट इन्होंने दिया है मिल्क, मिल्क हमें किससे मिलता है, सोर्सेज ऑफ मिल्क क्या क्या है, काउ, बफेलो, शी गॉड, इस तरीके से ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ मिल्क है। तो इसी तरीके से आपको इसमें और भी सोर्सेज ऑफ फूड लिखिए अपने, और कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको वीट लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉफ़ी लिख सकते हो, कॉफ़ी के सोर्सेज लिख सकते हो। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, जब आपने ये टेबल कंप्लीट कर ली, यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी कि अब आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं जो हमें डिफरेंट काइंड के फूड प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, और बहुत सारे लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कंज्यूम फिश यानी कि समुद्री इलाकों में रहते हैं, जो क्या करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनकी डाइट का वो एक मेजर पार्ट होती है। इन द प्रीवियस क्लासेस, पहली जो क्लासेस हैं, यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, आपने उस फूड के बारे में पढ़ा जो हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमने देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को क्लियर करने के बाद में लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसको सोइंग की जाती है यानी कि उसको बोया जाता है, एटसेट्रा। सिमिलरली इसी तरीके से एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, एनिमल्स जो होते हैं वो भी कुछ घरों में होते हैं और कुछ फार्म्स में होते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, जिनको प्रॉपर तरीके से फूड दिया जाता है, शेल्टर यानी कि घर के लिए जगह दी जाती है, एंड केयर, और उनकी वहाँ पे देखभाल की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि डेयरी, बहुत सारे लोगों ने डेयरी खोल रखी होती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, वो लोग उनकी पूरी केयर करते हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं और रहने की उनकी प्रॉपर शेल्टर होता है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये ही काम एक बड़े यानी कि बड़े उस पर किया जाता है, लेवल पे किया जाता है, लार्ज स्केल में किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जब एनिमल्स को अपने घर पे या फार्म्स में रखने का जो काम होता है, यानी कि आप जिसको एक बिजनेस भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक डेयरी वो लोग खोलते हैं, तो एनिमल्स को अपने यहाँ पे रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं और उनको फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो लार्ज स्केल पे जब ये काम किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ओके, सो योर चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड नाउ। 2 पार्ट्स में ये चैप्टर हुआ है। अगर आप इस पार्ट को पहले देख रहे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा। बाकी मैं इसके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी फर्स्ट पार्ट का, जिससे कि आपके लिए ईजी रहे दोनों पार्ट्स को देखना साथ में। वो आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आया और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, यही उम्मीद है मेरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, लाइक जरूर करें, वीडियो को पसंद तो आया ही होगा, इसलिए लाइक तो ज़रूर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।